नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। 23 तारीख को बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बड़ी बैठक से पहले विपक्षी एकता पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। देश भर की विपक्षी पार्टियों को एक करने निकले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन सरकार से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता इसे विपक्षी एकता वाली फिल्म का ट्रेलर बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो नीतीश कुमार अपने राज्य में एक महागठबंधन नहीं संभाल पा रहे, वो देश भर की विपक्षी पार्टियों को कैसे एक सूत्र में जोड़कर रख पाएंगे। ये सिर्फ राजनीतिक सपने हैं जिनके हवा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय होते होते ही निकल जाएगी, क्योंकि मांझी भी लोकसभा सीटों के बंटवारे पर नाराजगी के चलते महागठबंधन से बाहर आई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जब अपने राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं कर पा रहे, तो देश भर में कैसे सीटों के बंटवारे पर प्रधानमंत्री पद के ऊपर बात बनेगी। गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है। अरे एनडीए में जाने की तैयारी है। 23 तारीख की जो बैठक होगी, अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी हम संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे। लेकिन जब बात हुई है, जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है, तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते हैं और नहीं है। में भी आप लोगों ने नहीं बुलाया था। अरे भाई हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी सीएम बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे। चर्चाएं हैं कि तो ये सारी चीजें जो बन सकते हैं अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ये मुख्यमंत्री जी। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बिहार में महागठबंधन काफ़ी बेहतर सामंजस्य के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। कल का जो मांझी जी का बयान है, उससे बिल्कुल साफ है कि वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। अब किन स्थितियों में उनके सुपुत्र ने इस्तीफा दिया है, उसका मसौदा अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब नेतृत्व सक्षम है तो ऐसे मसले हम लोग आश्वस्त हैं सुलझा लिए जाएंगे। जहाँ तक विपक्षी एकता का सवाल है, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। लोग यहाँ किसी नेता को जन्मदिन की बधाई देने नहीं आ रहे हैं, न किसी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। जो आ रहे हैं
उन्हें पता है कि किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और देश के रोडमैप, जो भावी राजनीति का जो रोडमैप है, उस पर वो विचार करने आ रहे हैं। इसीलिए दोनों मसलों को एक साथ जोड़कर देखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। 23 एक महत्वपूर्ण तारीख साबित होने जा रही है, जहां हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हौसलों की जो उड़ान है, जो नफरत का बाजार वो बनाना चाहते हैं, इस तरह के नापाक इरादों की ताबूत का आखिरी किल बिहार में ही ठोकने का काम देश के विभिन्न राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व करेगा। अब सोच सकते हैं कि दलित का अपमान किस तरह नीतीश कुमार करते हैं। पहले भी जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, इसी तरह बेइज्जत करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। आज उनके बेटे के साथ भी वही हाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं और महागठबंधन सब दिन दलितों का अपमान करते रहा है। संजय जायसवाल मिलने गए थे जीतन मांझी से। ये पार्टी के अंदर वार्ता हुआ होगा तो किसी स्तर पर उन्होंने बात किया होगा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर कोई वार्ता मांझी जी से नहीं हुई। मुलाकात का काम व्यक्तिगत तौर पर हम जरूर करते हैं। सही है, उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वाभाविक था कि एक मुलाकात होनी जरूरी थी। ठीक है, इस परिवार से हम लोग जुड़े रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय मैंने इनका साथ दिया था और इन्होंने 23 के पहले ऐसा अद्भुत निर्णय किया, इसके लिए धन्यवाद देने आए थे। एक तरफ नीतीश कुमार सारे दलों को एक कर रहे, दूसरी तरफ बिहार में ही गठबंधन नहीं है, बिहार को ही नहीं बचा पाए तो देश को क्या एक करेंगे। और 23 तारीख को और दल भाग जाएगा कि भाई बिहार गड़बड़ा गया तो कहाँ जाया जाए। हमको जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा। मांझी जी की पार्टी ने कहा कि उनको पार्टी पर दबाव डाला जा रहा था मर्जर के लिए जेडीयू में। बिल्कुल सही बात है, हम पूछे हैं, बता रहे थे कि मर्जर के लिए ऐसा कहीं से लोकतंत्र में अच्छा चीज़ नहीं है। वो क्षेत्रीय दल जो गठबंधन का दल है उसके अस्तित्व को नीतीश जी समाप्त करना चाहते हैं और इन्होंने जो जवाब दिया है उस जितनी काबिल तारीफ है। कहा जा रहा है कि आप लोगों के दबाव की वजह से ये बिल्कुल नहीं, 40 साल का संसदीय जीवन है, कोई समझौता नहीं। जब मुख्यमंत्री बनाए थे जीतन राम मांझी जी को नीतीश जी, तो उनका फैसला था नीतीश जी का। 15 में जब छोड़ दिए थे तो मांझी जी का फैसला था। हमारे साथ भी रहे, एमएलसी बने सुमन जी, ये फैसला मांझी जी का था। एनडीए के पार्ट रहे, वह भी फैसला मांझी जी का ही है। नीतीश जी को हम नहीं छोड़ेंगे कसम खाते, वह भी फैसला उन्हीं का है। लेकिन जब कोई फैसले राजनीतिक मूल्यों को या अपने आभा को तिलांजलि कर दे तो एक सवाल खड़ा होता है। वो जमात जब मुख्यमंत्री बन के आप जाते हैं किसी मंदिर में, निकलने के बाद आप उस मंदिर को धो दी जाती है और उसी जमात के साथ जाने का अगर कोई एक्सक्यूज ढूंढते हैं तो वह आपका फैसला है। और आपके आने से अगर सुकूनियत का भाव ना हो तो जाने से गम हो, ऐसा नहीं होता। क्या वजह है अचानक इस तरीके का उनका फैसला? क्या देखिए, हम कोई भी किसी भी गठबंधन में है और कोई व्यक्ति कहीं जाता है उसका फैसला होता है। कोई दबाव किसी पार्टी पर कोई दे ही नहीं सकता है। इस देश में तोड़ी जा सकती है पार्टी, जैसे भाजपा तोड़ती है, लेकिन देखिए मुझे नहीं मालूम है कि संतोष मांझी ने क्यों इस्तीफा दिया है। मैंने तो टीवी पर उनका जो बयान था वही देखा, इनमें दबाव डाला जा रहा था विलय करने के लिए। 23 तारीख को और विपक्षी एकता की बैठक हुई और ठीक विपक्षी एकता के पहले संतोष मांझी का इस्तीफा देना, इसका मतलब कि ये बैठक फ्लॉप होगी। पहले ही इस बैठक पर शुरू से ग्रहण लगा हुआ। पहले 13 तारीख की बैठक थी और अभी 13 तारीख की बैठक आपने अपने मन से थोड़ी तय की थी। आप तो गए थे मिलने के लिए खड़गे साहब से, राहुल गांधी से, उनकी सहमति से आपने डेट तय किया और उसके बाद बारी बारी से लोगों ने कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे और वो बैठक स्थगित हो गई। फिर 23 की बैठक का डेट तय हुआ और 23 की बैठक का जो डेट तय हुआ, इस बैठक के अंदर परसों भी मैंने कहा था कि मायावती कहाँ रही, केसीआर कहाँ रहे, नवीन पटनायक कहाँ रहे, वहीसा रेड्डी कहाँ रहे, और बंगाल में रोज हिंसा का दौर चालू हो गया, कांग्रेस के वर्कर की हत्या हो रही है। नीतीश जी पहले बंगाल में दोनों को एक साथ मंच पर लाकर पंचायत चुनाव तो मिलकर लड़वा दीजिए, क्योंकि बंगाल में बिहार जैसा पंचायत चुनाव नहीं होता है। वहाँ पर
पंचायत में भी सिंबल पर चुनाव होता है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में सिंबल पर इलेक्शन नहीं होता, लेकिन बंगाल में वार्ड मेंबर का भी चुनाव, मुखिया का भी चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, ये बाकायदा सिंबल पे होता चुनाव। हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। चलिए, इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी साहब जुड़ गए हैं और साधना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन जी आपके पास आऊंगा। क्या विपक्ष को झटका लग गया है? विपक्षी एकता से पहले 23 तारीख को जो बैठक होने जा रही थी, उससे पहले ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, बीजेपी तो सीधे तौर पर इसे आपकी बैठक को फ्लॉप शो करार दे रही है। देखिए आशीष भाई, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए और इस जो 23 तारीख की बैठक होने वाली है विपक्षी की, तो अब इसमें देख लेना कि सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं, जो अपने अपने राज्य में जिनका एक जनाधार है, जिनकी एक लोकप्रियता है, सब लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। वहां पे आगे की प्लानिंग तय की जाएगी। एक छोटे मोटे दल के बाहर जाने से और नहीं जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जीतनराम मांझी का बड़ा सम्मान है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर किसी पार्टी के बहकावे में आके इस तरीके का कदम अगर उठाते हैं तो वो बिहार नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्य का कारण होगा। लेकिन सारे दल एक साथ आएंगे 23 तारीख को, आपके चैनल पे भी ये दिखाई देगा। सवाल ये है रतन जी कि दल बड़ा या छोटा ये मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को एक करने निकले हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार तो अपने गृह राज्य में अपनी महागठबंधन वाली सरकार को, या यूं कह लीजिए सीधे तौर पर महागठबंधन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, और आरोप ये तक लग रहे हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर, अगर सीधे तौर पर मैं कह दूं, कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा था मांझी परिवार पर विलय का। देखिए, दबाव तो बनाने की बात पे मैं अपनी सहमति इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है जी। लेकिन आशीष भाई, बहुत सारे पूरे भारत के अंदर बहुत सारे दल हैं जो विपक्ष के साथ एक होके आना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब पूरे के पूरे दल हमारे साथ आएंगे तो सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होगी। बिहार के अंदर लालू प्रसाद जी की पार्टी, नीतीश बाबू की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये 3 पार्टी बड़ी पार्टी है। तीनों पार्टी में आपस में तालमेल हो गया है। जीतनराम मांझी की पार्टी अगर हमारे साथ होती तो उनको भी मान सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे थे और करते भी थे। लेकिन ठीक है, वो होती, यानी कि पूर्ण तौर पर ये स्पष्ट हो गया है कि वो चले गए हैं। बिल्कुल चले गए हैं। आप देख लेना, वो आने वाले समय में बीजेपी के साथ जाएंगे, पूरा क्लियर है। भटनागर साहब, मांझी साहब के साथ हो गई है चीजें तय? तो कांग्रेस के नेता को पता होगी जो इतने दावे से बोल रहे हैं। आपके विधायक भी तो मिलके आए हैं, अभी कोई बात, जायसवाल साहब मिलकर आए हैं। मेल मिलाप, क्योंकि मेल मिलाप जो है, मेल मिलाप तो चलता रहता है। राजनीति में मेल मिलाप बिना मुद्दों के नहीं होता, ये तो आप भी जानते हो भटनागर साहब। नहीं, पुराने खिलाड़ी हो, पार्लियामेंट लगते, बिना विषय के कहाँ चाय पीता है कोई। देखिए आदरणीय रोहित जी, मैं आपको बताऊं कि ये तो मेल मिलाप चलता रहा। जब पार्लियामेंट खत्म होती तो भी सब सांसद मिलते हैं, कोई राजनीतिक द्वेष और के आपस में मेलजोल चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये आप ये देखिए कि आज यहाँ बैठ के जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी का, उन्होंने भी क्या बोला कि अभी कुछ बोल रहे थे तिवारी जी कि राहुल गांधी जी का इन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। जो खुद मजाक हो उसका क्या मजाक करेगा, ये चीजें खुद पता होनी चाहिए। इस आदमी खुद ही मजाक के चक्कर में केंद्र खत्म हो गया हो तो इससे क्या मजाक रहेगा। अब पहले चीज, इनका बिहार में अस्तित्व क्या है? गिनती के 4 विधायक हैं, उत्तर प्रदेश 2 विधायक हैं। ये क्या तो जवाब हामी देंगे, क्या जवाब ये नामे देंगे, क्या ये मांझी जी को मिलाएंगे, क्या ये बात करेंगे? किसी लायक हो बिहार में तो ये बात भी करें, इस विषय को लेके बोले भी। तो ये तो राज्यपाल का ऑफर दे दिया है,
यही बता दीजिए भटनागर साहब। जी मैं वही कह रहा हूँ कि मांझी ये जो साहब को बिहार में राज्यपाल तो इनका बनाने तो का ऑफर दिया है या नहीं? एक्स्ट्रा है कि ये तो बिहार में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी का काम कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट में एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाहर बैठे होते हैं, तो इस तरीके से ये तो बिहार में है। इनका ना तो जनाधार ना इनका अस्तित्व, 0 बटा सन्नाटा है बिहार में। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी चीज देखिए, जीतनराम मांझी और इनका निजी मामला है। पहली चीज तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। आप जब दलित विरोधी कांग्रेस भी है, जनता दल भी है, जब याद है ना जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो कितना परेशान और कितना दबाव बनाया था, तब कांग्रेस चुप थी। अगर कांग्रेस अलायंस है, अगर जेडीयू की, तो पुल के ऊपर क्यों नहीं बोलती? 1700-1800 करोड़ रुपए का जो देश का नुकसान हुआ, उससे आवाज ही निकल रही किसी की। ये वहां 23 जो है पार्टियां मीटिंग करेंगी। अरे रैली, महारैली कर रहे हो, मीटिंग तो कमरे में होती है, हॉल में होती है, विचार विमर्श होता है, बैठ के थोड़ा सा जनता दुनिया के सामने होता है। दिखावा, ड्रामा, ढकोसला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 30 मिल जाए या 23 मिल जाए, कोई वो नहीं होता, इनका औचित्य नहीं है। ये तो बताया कि नीतीश कुमार जी ने 2014 से पहले इस्तीफा क्यों दिया था, क्या कारण था, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया गया, दलित के बेटे की तरफ इग्नोर क्यों? ये दलित विरोधी थे और हैं, और बिहार में बहुत बड़ा दलित विरोधी थे तो फिर बीजेपी ने क्यों साथ रखा हुआ था, यही बता दीजिए। नीतीश बिल्कुल, जब तक जब बिहार के अंदर जब तक भारतीय जनता पार्टी साथ थी, ना तो वहां दलित पीड़ित था, ना वहां पे शोषित था, ना वहां पे गुंडागर्दी थी, ना अपहरण था, ना दिन दिहाड़े गोली गट्टे चलते थे। एक कानून आंकड़े उठा के देख लीजिएगा अपराध के, खत्म हो चुके हैं। ठीक है भटनागर साहब, आंकड़े एक बार जरूर देख लीजिएगा आप भी। साधना शर्मा जी आपके पास आऊंगा। अगर आंकड़े की बात करते हैं तो पिछले और जब भाजपा की सरकार थी तो भी देखिए, भाजपा बड़े दिल की है कि जब भी नीतीश जी छोटा सा समर्थन लेके आए थे तो हमने तब भी मुख्यमंत्री बनाया। तो पलटू राम जी हैं, कहीं पलट सकते हैं, क्योंकि इनके तो उप मुख्यमंत्री ने पहले इनका नाम पलटू राम रख रखा है, तो इसे कहने में कोई आपदा नहीं है। देखना कभी आने वाले समय में फिर कोई बीजेपी के साथ राजनीतिक बातचीत हो जाए और फिर आप ही को मुश्किल हो। ये तो देखिए, ये तो लालू जी के बेटे ने बोला, पलटू राम, पूरे परिवार ने पलटू राम बोला है। मैं क्या बोलूंगा पलटू राम, जो इनके साथ बैठे उन्होंने पलटू राम बेटा, भाजपा ने या भाजपा के प्रवक्ता ने उन्हें पलटू राम नहीं बोला है। ये तो उनके साथ जो बैठे, जिनके साथ घूम रहे हैं चार्टेड विमान है, वही पलटू राम देखो, और एक में 100 बार आके बोला इन्होंने। चलिए ठीक है, साधना शर्मा जी आपके पास आऊंगा। कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा लक्ष्य है, बड़ा चुनावी एजेंडा है, और प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाना, बीजेपी को रोक पाना इस समय सभी के लिए एक सूत्रीय मिशन बना हुआ है, जो कि अभी राजनीतिक समीकरणों में नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये टूट-फूट शुरू हो गई है विपक्ष की बैठक से पहले ही, आपको लगता है कि विपक्ष की बैठक होने तक इस तरह की चीजें और भी सामने आ सकती हैं, एक, और दूसरा, विपक्ष अगर बैठक में एकजुट होने पर सहमति बना भी लेता है तो क्या 24 के चुनाव तक ये जो विपक्षी एकता है वो टिक पाएगी और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी लड़ाई लड़ पाएगी? क्या लग रहा है आपको? आशीष जी, ऐसा है, ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा कि ये अखिलेश जी ने भी एक बार ये कोशिश करी थी, तो क्या हुआ? सिद्धार्थ की 3 पार्टी में जब एक घर में किसी की विचारधारा नहीं मिलती, एक पार्टी में किसी की विचारधारा नहीं मिलती है, तो ये कितनी ही कोशिश कर ले, वो चलने वाला ही नहीं है। आपको याद होगा, बहुत पहले की बात है, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो कितने मुश्किल से वो सरकार चली थी और कितने बार उसमें प्रधानमंत्री बदले गए थे। तो ये तो पुराना रिकॉर्ड चलता आ रहा है कि जब भी ये मिलीजुली सरकार बनती है तो वो ना तो वो सरकार चलती है और ना ही वहाँ उस सरकार में कोई काम हो पाते हैं। और जहाँ तक ये 23 तारीख की बैठक का सवाल है, ये कोशिशें पहले भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। यूपी में जब उन्होंने राहुल जी को अपने साथ मिला लिया था और बहुत कोशिश करी थी उन्होंने, तो उसके साथ क्या हुआ था? कोई भाग के 3 पार्टी है, तो कुछ में कोई भी लागू हुआ है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रभाव अभी पूरी तरह बना हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इनके जो विचारधारा, जब आप पार्टी में देखते हैं कि पार्टी में कितने गुट होते हैं, ये उस पार्टी का, ये उसका गुट का आदमी है, ये उस गुट का आदमी, ये उस गुट का आदमी है,
तो ये जब सब पार्टियां मिलेंगी तो उसमें तो क्या धमाल मचाएंगे ये लोग। तो उसमें मुझे तो कोई बिल्कुल आशा नहीं है कि ये सारे दल एक साथ जुड़ पाएंगे और कुछ ऐसा निकाल पाएंगे समूह मंथन से जैसे नरेंद्र मोदी को हरा जाए। तो अभी उनके दिन अभी आए नहीं है हारने के, अभी नहीं हार सकते। और पूरी उम्मीद यही चल रही है क्योंकि ये लोग एक ही नहीं हो पाएंगे। पहले अभी देख लिया कि उन्होंने मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया, तो एक होना और इनकी विचारधाराओं को मिला के चलना बहुत बड़ी बात है। अभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा, अगर होता भी है तो बहुत अच्छी बात है। फिर सरकार रतन तिवारी जी, साधना शर्मा जी कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है ये विपक्षी एकता, अगर एक हो भी गए तो सरकार बन पाना मुश्किल है, और सरकार अगर बनती है तो काम नहीं हो पाएंगे ऐसी सरकार में लोगों के। चलती नहीं है सरकार। देखिए आशीष भाई, सरकारें गठबंधन की भी चली हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत सारे दलों को लेके सरकार बनाए थे, अन्य बहुत सी पार्टियों ने मिलजुल के सरकार बनाई। अभी साधना शर्मा जी ने जो बात कही है, महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं, पत्रकारों का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन कर्नाटक में जब भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जी पार्टी छोड़ दिए थे तो उस समय इन कहाँ थे? हिमाचल में तमाम बीजेपी के नेता जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन पकड़ रहे थे तब वो कहाँ थे? साधना जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी मैजिक है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। वो जिस राज्य में अब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं वहां पे वो पूरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो अब दावा भर रही है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस विधानसभा चुनाव में प्रचार हो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, कि जब वो रैली करेंगे तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्योंकि 2014 से अब तक 9 सालों में जो उन्होंने झूठे वादे इस देश की जनता के सामने किए हैं, जनता जानना चाहती है कि इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि जो वादे किए थे वो पूरा कब होंगे। उसमें 15 लाख का भी मुद्दा है, 2 करोड़ रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। तो साधना जी, आप जल्दबाजी करना गलत है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा नहीं सकता। समय आ चुका है, 2 राज्यों में आप लोग अभी चुनाव हारे हैं, आने वाले समय में देखना लोकसभा में खदेड़े जाएंगे और पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो जाएंगे। एक अच्छी सरकार आने वाले समय में देश में मिलेगी। ठीक है भटनागर साहब। नहीं, सपने अच्छे हैं, मगर जवाब ये जो दिया ये ठीक नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि हम इतने बड़े बिहार के अंदर 4 क्यों रह गए, सबसे बड़ी संख्या जो रहती है उत्तर प्रदेश में वहाँ 2 क्यों रह गए। के अंदर 4 सीट नहीं है, सुनिए, बिहार में हमारी 19 सीट है। नहीं, हमारी 19 सीट है। आप गलत जानकारी टेलीविजन पे बैठ के मत दीजिए, आंकड़ों को अपने पास रख के बात करिए, आंकड़ों को अपने पास रख के बात करिए। झूठ फरेब की राजनीति चैनल पे नहीं चलेगी, पूरा देश देख रहा है। हिमाचल में कार्यकर्ता ले लिए, कौन सा कार्यकर्ता ले, गिनती बताइए आपके। आप उत्तर प्रदेश मुक्त आप हो गए, बिहार प्रदेश मुक्त आप हो, हरियाणा प्रदेश मुक्त आप हो, पंजाब मुक्त आप हो, गुजरात मुक्त आप हो। पंजाब में लोकसभा की हमारी कितनी सीट है, आपकी कितनी सीट है? अस्तित्व कहाँ है? लोकसभा की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है। जीरो में पंजाब की क्या बात करते हैं? दिल्ली में नहीं मिला आपको, दिल्ली नगर निगम आप जीरो, कहाँ हो आप? अरे भाई साहब, नगर निगम तो आप हार गए, दफन हो चुकी है कब्र में और कब्रिस्तान में। बस ये है जो थोड़ी बहुत बची है वो भी जीरो हो जाएगी। यही कब्र खोदने की बात आपने कर्नाटक चुनाव में किया था, क्या हो गया? ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको पूरा सुना। ये आपकी चलिए ठीक है रतन जी, एक बार सुन लीजिए प्रदीप जी। हाँ, ये देखिए अग्रवाल साहब, ये इनकी घबराहट है। अभी किसी को आईना दिखाओ तो दिक्कत होती है। इन्हें आईना दिखाया बिहार का कि 0/2 4 और यूपी में 0/2 क्यों हो गए, जवाब नहीं है। ये बहुत सारे कार्यकर्ता लिया हिमाचल के अंदर तोड़ के, कौन से कार्यकर्ता 10 बताइए। अरे हमने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करा है, टिकट मांग ली, टिकट के लिए कोई इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, ना विधानसभा का, ना प्रधानी का, ना चेयरमैनी का, ना पार्षदी का। यहाँ बैठ के बता रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ता चले गए। ये भाजपा है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करती है। राहुल जी की हमने उड़ा रखी है, मजाक उड़ा रखी है। हम क्यों उड़ाने वाले, खुद जो आदमी एक मजाक हो क्या उड़ाने की, ये नहीं पता कि देश हित में कहाँ बोलना चाहिए। लोग अपने घर से जब बाहर जाते हैं मेहमान बन के किसी दूसरे घर, तो अपने घर में अगर रोटी सूखी हो तो कहते नहीं अपने यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लोग अपने घर की तारीफ करते हैं। मगर ऐसा हमारे देश का एक कलंकित नागरिक है जो विदेश में जाके अपने घर की बुराई करता हो। हम अपने घर में रूखी खा लें, सूखी खा लें, फटे कपड़े पहन लें, लड़ाई लड़ लें, मगर बाहर वाले को कभी इन्वॉल्व नहीं होने देते।
मगर ये यूरोप में जाके बताए वहां लोकतंत्र को बचाइए, लोकतंत्र खतरे में है। अरे वहां तुम्हें खालिस्तानों ने घेर लिया था तो तुम्हारी आवाज नहीं निकली वहां से। पूछा था वहां पे सिखों ने, ये बताओ तुम्हारी दादी ने 84 के दंगे करे थे, माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? आज तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। यहाँ आके बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश को लोकतांत्रिक कभी बनने दिया कांग्रेस ने? हमेशा मनमर्जी और तानाशाही चलाई। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। रतन तिवारी जी जवाब दे दीजिए। सोनिया जी हो। देखिए, अभी हमारे जो भटनागर जी हैं चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हिमाचल कर रहे थे, नाम बताइए नाम बताइए। इनको पता होगा कि इनके बीजेपी के अध्यक्ष थे खीमी राम शर्मा, शायद साधना शर्मा जी को पता होगा। खीमी राम शर्मा जो हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। और कर्नाटक में आपने देखा इनके पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले आए थे। देखिए भटनागर जी, मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, मैं आंकड़ा लेके बैठता हूँ। मैं आपके जैसा चैनल पे सुन लीजिए भटनागर जी, देखने वाले दर्शक है वो हंसे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए विपक्ष जो है अब एक हो रहा है। अब कर्नाटक आपके हाथ से चला गया है, हिमाचल आपके हाथ से चला गया है, एमसीडी प्रधानमंत्री की कुर्सी के नीचे चला गया है। तो अब आप तिलमिलाएंगे, बौखलाएंगे, वो बनता भी है। जनाधार बताइए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, आप लोग यह समझ चुके हैं कि 2024 में अब बीजेपी का हारना तय है, प्रधानमंत्री मोदी जी का घर बैठना तय है, क्योंकि देश की जनता को ज्यादा गुमराह नहीं कर सकते। और मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मेरे भी दोस्त हैं, मित्र हैं, वो खुद कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब प्रचार प्रसार न करें, क्योंकि जहाँ वो प्रचार करते हैं वहाँ बीजेपी को हार झेलनी पड़ रही है। और बिहार की बात मैं करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ। सुनिए तो बिहार में 4 क्यों है? उत्तर प्रदेश में अरे 2 भाई सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। बिहार में 4 और 40 की बात मत करिए। नीतीश बाबू की बैसाखी पे बैठ के, उनके कंधे पे बैठ के आपने आंकड़ा पार किया होगा। सुनिए मेरी बात, जब वो आपके साथ थे तो वो अच्छे थे, अभी आपके साथ नहीं है तो पलटू राम हो गए। बिहार के अंदर आपको पता है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके बाद नीतीश बाबू है, कांग्रेस है। ये तीनों पार्टियां मिलके, सुनिए ना, तीनों पार्टियां मिलके भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 0 पे ला देंगी। आप देख लेना, मैं जो बोलता हूँ आंकड़े से बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ सत्य साबित होता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, आप देख लेना। आप लोग जो 4 का आंकड़ा कर रहे हैं, 2024 में 4 पे आके उत्तर प्रदेश का बताइए। अरे उत्तर प्रदेश में भी आप खदेड़े जाएंगे, बेटी लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में खदेड़े जाएंगे और बेटियों का नाम तो बिल्कुल मत दो। चलिए ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए। जो प्रताड़ना झेली है, जो तकलीफ भटनागर साहब, रतन जी मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। भटनागर साहब, रतन जी रुक जाइए, ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों को मैंने पूरा समय दिया, लेकिन ऐसे बीच में इंटरप्ट करके नहीं चर्चा आगे बढ़ेगी। साधना शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से जीतन राम मांझी के बेटे ने कल इस्तीफा दे दिया नीतीश सरकार से या महागठबंधन सरकार से, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो सीधे तौर पर कुछ अहम बातें कही, वो मुझे लगता है कि उसका आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस चर्चा का मूल उसी से जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कहा कि हमें नहीं लग रहा कि हम बचेंगे, इसलिए हम अलग हुए। एक दूसरा, हमें बैठक में नहीं बुलाया गया। 23 तारीख को जो विपक्ष की बैठक हो रही है, बड़ी बैठक, ये उस बैठक की बात कर रहे थे। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र पार्टी हैं, अपना अस्तित्व बचाना हमारी प्राथमिकता है। यानी कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग फार्मूले के अलावा उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो महागठबंधन में रहे तो उनका अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। हो सकता है कि जो चिराग पासवान के साथ हुआ वो कहीं उनके साथ ना हो जाए। जी बिल्कुल, उनका सोचना बिल्कुल सही है। जब 3-4 विपक्ष सारी पार्टियां, मजबूत पार्टियां जो जुड़ेंगी तो उनका अस्तित्व स्वयं ही खतरे में है। अब वो चाहे उन्हें कितना ही लालच दे दें कि हम तुम्हें ये बनाएंगे, हम तुम्हें ये बनाएंगे, देखिए अंदर से तो उन्हें डर ही है। और ये तो जब होगा जब वो आएंगे सत्ता में, जब सत्ता में आएंगे तब कुछ दिया जाएगा ना। अब पहले ही सफाया हो जाएगा
तो वो उनको क्या उनसे लालच देंगे कि तुमको ये सत्ता में आए तो ये देंगे और सत्ता में आए तो वो देंगे। तो अस्तित्व तो उनका पहले ही खतरे में है और विपक्षी पार्टी सभी का खतरे में है। और जब ये लोग अपने आप ही लड़ेंगे कि मुझे जब मैं बनकर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री पत्रकार की जैसे बात करिए, आप महिला है, आप डायरेक्ट बीजेपी का फुल सपोर्ट कर रही हैं, वो देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कर रही बीजेपी का, क्योंकि मुझे पता है कि आगे होने वाला क्या है। मैं बहुत नजदीकी से आपको कुछ नहीं पता है, बीजेपी की भाषा बोल रही है, महिला है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। सवाल है, बड़ा अहम सवाल है रतन जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए। बीजेपी की ठीक है साधना जी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। रतन जी एक अहम सवाल है, मान लीजिए कि 23 तारीख को विपक्षी एकता पर सहमति बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक सवाल हर राजनीतिक दल के मन में है, हर राजनीतिक दल के नेता के मन में है, और वो ये कि कहीं मेरी पार्टी का वोट दूसरी किसी पार्टी के पास शिफ्ट ना हो जाए। वोट बैंक बचाना भी आंतरिक लड़ाई है अपने आप में, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से यूपी में सपा और बसपा के गठबंधन के वक्त हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, ये सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि महागठबंधन तो जो स्थिति है वो हमारे सामने है ही है, लेकिन विपक्षी एकता की देश में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये वोट शिफ्ट ना हो एक दूसरे का, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि सवाल तो ये भी उठते रहे हैं ना, चाहे वो एनडीए के लिए हो चाहे यूपीए के लिए हो, कि बड़ा जो राजनीतिक दल है वो छोटी पार्टी को हमेशा से निगल जाता है, वोट शिफ्ट करा ले जाता है। देखिए आशीष भाई, अगर हम गठबंधन करेंगे, कोई भी दल हो, तो जाहिर सी बात है हमको अपेक्षा होती है उस दल का वोट हमें मिले, और उस दल को अपेक्षा होती है इस दल का वोट उसे मिले जी। इसे ही गठबंधन कहते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग चाहते हैं कि अगर जिसके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं तो हमारा जो वोट बैंक है उस पार्टी को मिले, उसका जो वोट बैंक है हमारी पार्टी को मिले। और रही बात, हमारा पूरा विपक्ष लामबंद है, एक साथ है। आपने देखा कि इनके साथ अकाली दल इनका बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, इनका साथ छोड़ के चला गया। नीतीश बाबू भी इनके बहुत अच्छे एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, साथ छोड़ के चले गए। शिवसेना ने कैसा साथ छोड़ा आपने देखा, कर्नाटक, आपने आंध्र प्रदेश में भी देखा होगा। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं वो साथ छोड़ के जा रहे हैं। बड़े मजे की बात आपको बता दो, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल, वहां पे भी खींचतान शुरू हो गई है, उनके भी सुर अलग हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में वो सीट ज्यादा मांगेंगी, वहां पे भी आप देखना किस तरीके से मतभेद होता है। तो ये सब सिलसिला आशीष भाई शुरू रहेगा, लेकिन अभी 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए। 23 तारीख के बाद पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। पहले ही अलग होने लग गए लोग, तो 23 से पहले ही होने लग गए। ठीक है, 23 तारीख का इंतजार कर लीजिए साधना जी। ठीक है भटनागर साहब, जो बात रतन जी कह रहे हैं कि एनडीए में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बीजेपी से जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो लगातार दूरी बना रहे हैं, और बीजेपी के लिए भी ये चिंता का विषय है। रतन तिवारी ज्योतिष थोड़ी ना है, या हमारा भाग्य लिखेंगे? अपना भाग्य लिखना कुछ जानते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी दो सांसदों से आज 300 पार कर सकती है, तो रतन तिवारी जैसे कुछ नहीं है, ये तो सैलाब है, बह जाते हैं। कांग्रेस बह गई ना पूरी, और प्रदेशों से ही बह गई। अरे हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने महाराष्ट्र से छीन लिया। अरे भाई ये तुम्हारी करनी है भाई, बर्बाद कर दिया। क्यों छोड़ा उनके सांसदों ने, सॉरी विधायकों ने साथ? आप तो पहले पूर्ण बहुमत में कांग्रेस बिहार में आती थी, तो बिहार से लोग क्यों हो गए भाई? आपने बिहार में, आपने उत्तर प्रदेश लंबे टाइम करा, जवाब ही नहीं है। यहाँ आप कह रहे हैं हम 2023 में हम चूत साफ कर देंगे, वो सुपड़ा साफ कर देंगे। अरे जिनका खुद सुपड़ा साफ हो गया, दूसरे क्या करेंगे? आप तो ये बताइए कि आपकी कुर्सी कितने नंबर पे डलेगी? 23वें नंबर पे डलेगी, 24वें नंबर पे डलेगी, जैसे केवल विधायक ही 4 है उत्तर प्रदेश में। ये कुछ नहीं है। हमने पहले भी बिहार के अंदर देखा किस तरह इन्होंने विपक्षियों ने एकता दिखाने के लिए, और पश्चिम बंगाल में भी करा। और श्री राहुल गांधी से छोड़ो, किसी अध्यक्ष तक को नहीं बुलाया, किसी को महामंत्री तक को नहीं बुलाया कहीं भी। जिन्हें आज बुलाया जाता, उत्तर प्रदेश में ये लोग गठजोड़ करना चाह रहे थे विधानसभा के अंदर। एक पीस पार्टी, छोटी सी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने भी मुंह नहीं लगाया कांग्रेस को कि भाई दूरी बना के चलिए ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिए।
2024 में बीजेपी का प्रतिद्वंदी कौन होगा? राष्ट्रीय स्तर पर बता दीजिए। 2024, हाँ बिल्कुल कौन होगा प्रतिद्वंदी? ऐसा है, 2000 आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। जब हाथी चलेगा तो सब नीचे से सब भौंकेंगे, एकजुट होकर दिखाएंगे। ये इनकी बस की अकेले चुनाव लड़ना तो है नहीं। अगर ये अकेले बस की चुनाव लड़ना होता तो ये 23 पार्टियां 20 पार्टियां जो आज अलायंस करने में लगे नहीं होता। आज सोचिए ना, आपको सोचिए कि जनता ने इनका जनाधार कहां पहुंचा दिया। ये वास्तविकता आज भी नहीं ले रही इन चीजों को, आज भी सच्चाई नहीं पकड़ रहे कि हमने जनता के और देश के प्रति क्या काम किया जो देश ने इग्नोर कर दिया। आज इन्हें सबको एक साथ क्यों होना पड़ रहा है? जो क्षेत्र के प्रदेशों के अंदर अपना वर्चस्व रखने की कोशिश करते हैं और रखते हैं, फिर भी जब विधानसभा चुनाव होते लाले पड़ जाते हैं, आते नहीं है। आप यहाँ से गणित लगाइए ना कि इन्होंने देश के प्रति या जनता के प्रति प्रतिद्वंदी कौन होगा? भटनागर साहब, सीधा सा सवाल है, घुमाइए मत चीजों को, सीधा बताइए कि ये प्रतिद्वंदी होगा बीजेपी का। मैं बताऊं अग्रवाल साहब, ये कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। भाजपा को जिताने हराने के लिए ये लोग सब एकजुट से चुनाव लड़ेंगे। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना था तो कांग्रेस की बस की है, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जितनी शरद पवार की पार्टी हो, सब एकजुट होकर तो चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हें ये पता है कि अगर हम अलग अलग चुनाव एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, अगर आप ये मान रहे हैं कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए जवाहर साहब, देश देखिए जब चुनाव आता है, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनौती वो भी होता है। और चुनौती स्वीकार करने के बाद ही अगर रण में उतरा जाए तो बड़ी मजबूती से लड़ी, इतने के लिए लड़ी जाती है। और इसका बहुत बड़ी उदाहरण है, हम एक बार विधानसभा कैराना हार गए और हम वही कैराना लोकसभा जीते, भारी मतों से जीते। ये चीजें बहुत उदाहरण है बहुत चीजों की कि आप में प्रबलता कितने। क्यों कैराना में जब चुनाव लड़ा तो सारे एक हो गए, कांग्रेस भी, बसपा भी, लोकदल भी, सपा भी, सब एक चुनाव सब एक साथ हो गए हराने के लिए। लोकसभा में क्या हुआ? जनता ने खुद ही हरा दिया। जो लोग कर्नाटका के अंदर मुस्लिम समुदाय को कह के आए जी हम आपको आरक्षण देंगे पुनः और बढ़ा के देंगे आरक्षण, हम हिजाब पे भी काम करेंगे आपके लिए, मंदिर भी तोड़ेंगे हम आपके लिए, हिंदुओं की आस्था से आप खेलेंगे हम आपके लिए, मुस्लिम समुदाय खुश रखने के लिए हर काम करेंगे हम। तो भाई नेचुरल बात है। वहां की जितनी कम्युनिटी थी सबने मस्जिदों में ऐलान करा, सबने वहां पे एकजुटता दिखाई और एक तरफा वोट दिया। तो जैसे हद्दत तसर तन से जुदा का काम हमने जो राजस्थान में देखा वो कर्नाटका में भी देखेंगे। और कर्नाटका की तो फोटो आना शुरू हो भी गई है अब तो, कि क्या क्या काम चल रहा है, वहाँ क्या क्या आस्थाओं से खेला जा रहा है, वो तो फोटो आना शुरू हो चुकी है। व्हाट्सएप बड़ी बुरी चीज बनाई है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह सब चीजें आना शुरू हो गई है। कर्नाटका में क्या चलना शुरू हो गया है। हम तो पूछते भैया आप चुनाव लड़ेंगे, अच्छी बात है, आप लोग बहुत तरह से लड़िए, मगर आप किसको आइडल देंगे कि हमारे पास ये हमने ये बहुत बड़ा काम करके अपने प्रदेश के अंदर दिखाया। देखिए हमने पूरे 5 वर्ष हमने सिलेंडर दिया, हमने आधे रेटों पे, हमने 5 वर्ष इतने सारे अस्पताल राजस्थान में बना दिए, छत्तीसगढ़ में बना दिए, हमने केरला के अंदर ये काम कर दिया। जिनके प्रदेशों के अंदर दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हो, दिन दिहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ बैठ के बेटियों की बात करते हैं यहाँ पे। पहलवान भी तो बेटियां ही हैं, बीच में पहलवान भी तो बेटियां ही हैं देश की। भटनागर साहब बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पहलवान तो बेटियां हैं। समस्या तो ये है कि पहलवान जो बेटियां हैं दिनेश फोगाट, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि तुम तो मेरी ही परिवार की हो, वो क्या देश की बेटी नहीं है? अगर कोई बेटी मेरी बेटी अगर मुझे कलंकित कर दे तो मैं क्या करूं, कहाँ मुंह छुपाऊं? एक ही परिवार के क्यों हैं? मैं तो पूछ रहा हूं। फिर तिवारी जी अगर आप पे जवाब वो दे दीजिए कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ क्यों है इसमें, इसका भी जवाब आप दे दीजिए। आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का? बिल्कुल प्रमाण। क्या प्रमाण है बताइए? पूरा जी, जितने भी अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हुड्डा परिवार ने करी है, जितनी बार वहां समस्या हुई है हुड्डा परिवार गया वहां पे। अगर किसी पहलवान के समर्थन में कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनेता साथ देता है, आप बीजेपी किसी के साथ जा रही है, तो क्या उसके पीछे सीधे तौर पर उसी का आरोप आप लगाएंगे? अग्रवाल साहब, क्या उत्तर प्रदेश से पहलवान नहीं आते, हरियाणा से और पहलवान नहीं आते, पंजाब से पहलवान नहीं आते, राजस्थान से नहीं आते, कर्नाटका से नहीं आते, और वो जो फेडरेशन के अध्यक्ष है पूरे देश के हैं। ये कि रतन तिवारी जी और सारे जवाब नहीं दीजिए। है। भटनागर जी, अभी तो मैं सबसे पहले आपने काफी लंबा टाइम लिया है,
विपक्षी एकता पे आपने सवाल उठाए थे। मैं आपको कह देता हूं, विपक्ष अगर एक हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण है, आपको भी जानना चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में आपको बीजेपी को 37% वोट मिला था और विपक्ष को 60% वोट मिला था, और ये और कांग्रेस पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पे 2 नंबर पे थी। अगर ये समीकरण बनाया जा रहा है या समीकरण बन रहा है, तो ये सबको पता है अगर सारे विपक्ष एक हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और दिखा देंगे। और नंबर 2 पे आता हूं, आपने बच्चियों और पहलवानों की बात की। देखिए, बच्चियों और पहलवानों के साथ हमेशा से कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और अगर हम उनके पास जाते हैं मिलने के लिए तो आपको दर्द क्यों होता है? प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, उनका जो आवास है, वहीं बगल में है। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, आपके नेताओं को जाना चाहिए। तो मैंने तो चैनल पे भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जाना चाहिए। अभी आपने आपके केंद्रीय खेल मंत्री ने बुला के उनके साथ मीटिंग कर ली, और वो बच्चियां कल से फिर प्रदर्शन करना शुरू कर देंगी, क्योंकि आप लोग एक सांसद को खुलेआम बचाने का कार्य कर रहे हो, जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, वो खुलेआम नई संसद में जा रहा है, खुलेआम मंचों पे चढ़ के भाषण दे रहा है, बच्चियों को धमका रहा है। बच्चियां तो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई, उसके बाद भी आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है। देखिए भटनागर जी आप सुनिए कि आप बच्चियों के साथ खड़े हो जाइए। इस देश के जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा था, जो जीत के आए थे, उस मुद्दे को हल करने की प्राथमिकता जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उसे हल नहीं करेंगे, जनता आपको नकार देगी। और मैं बार बार कहता हूँ, किसानों के सुन लीजिए एक बार भटनागर जी, आपका वादा था। मैं आऊंगा आपके पास। छोटा सवाल जोड़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा भटनागर जी। एक बार साधना जी के पास जाना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत छोटा सवाल है कि तिवारी जी कह रहे हैं जल्दी से बोलिए। कांग्रेस जो है साथ में है, तो बताइए ना कब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? जैसे आप सुप्रीम कोर्ट गए, दोबारा क्यों कब जा रहे हैं आप उनके लिए? क्योंकि आपको कानून पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है आपको, क्योंकि राहुल जी विदेश में जाके बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते, क्योंकि कानून व्यवस्था पे आपको विश्वास नहीं। जवाब दीजिएगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके कहा था कि मुझे शर्म आती है, मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं भारत। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं आप दोनों के पास। साधना शर्मा जी के पास जाना है मुझे। साधना जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि राजनीति ही सारी इससे जुड़ी हुई है सीधे तौर पर, लेकिन आपको क्या लग रहा है जो बात अभी रतन तिवारी जी और प्रदीप भटनागर साहब कह रहे थे? पहला ये कि 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी का मुकाबला किससे रहेगा, सबसे बड़ा सवाल, एक बात। दूसरा, जो बात अभी भटनागर साहब ने पहलवानों को लेकर कही, आप कहां तक उससे सहमत हैं? देखिए, मैं पहली बात का आपका जवाब दूंगी कि बीजेपी के मुकाबले कौन होगा जी। तो अभी तक जो मेरे हिसाब से है, यूपी का मैं बता सकती हूँ, यूपी का और उत्तराखंड का। यूपी में तो रहेगा सपा पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी के मुकाबले में रहेंगे, और यहाँ उत्तराखंड में रहेगी कांग्रेस, क्योंकि पहले जो कांग्रेस यूपी में तो तीसरे नंबर पे पिछले साल की थी, पिछले इलेक्शन में भी थी, और यहाँ पे तो सपा बसपा यहाँ उत्तराखंड में तो है ही नहीं। तो मैं यहाँ का बताऊँ तो यहाँ पे कांग्रेस काफी सक्रिय है, लेकिन ये लोग रणनीति में बहुत कमजोर है। इनकी जो चुनावी रणनीति है, ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी बीजेपी की रहती है। वो बड़े कुशल रण संचालक हैं, इतनी अच्छी से उनकी आर्थिक टिफिन इनकी वो चल रही है, टिफिन बैठक, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी को सम्मान करना किसी के घर जाके। तो इनकी जो रणनीति का मुकाबला कहीं पे भी नहीं है। और जो जहाँ यूपी का हो चाहे उत्तराखंड का हो, या एक एक घर में जा रहे हैं वो लोग अभी से, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और वो एक एक कभी किसी के घर टिफिन लेके जा रहे हैं, किसी के घर में पार्टी कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लेके जा रहे हैं, कहीं कुछ बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, कहीं महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, वहाँ यूपी में भी और यहाँ उत्तराखंड में भी। तो जहाँ इनकी रणनीति का सवाल है, वो उसके आगे कांग्रेस तो बिल्कुल ही जीरो है। आज से ही इसलिए इलेक्शन का अभी डिक्लेयर हो ही रही, इनको भी पता है इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, ये कुछ काम नहीं कर रहे, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं कि ये वाली तुम के हो, तुम जाओ। और जहाँ की यहाँ तो मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो हरीश रावत जैसे, प्रीतम सिंह जैसे जितने बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, अब ये तो सोच सकते हैं ना इस बार, लेकिन वो जब सोचेंगे जब उन्हें कहा जाएगा कि तुम इलेक्शन लड़ाएंगे। तो ये इनकी आपस की फूट ही जब सारे दल तो जब मिलेंगे, जब पार्टी के लोग नहीं मिल पाते।
और ठीक है। दूसरी बात जी, पहलवानों की, दूसरी बात। आप दूसरी बात जो आप पहलवानों की कह रहे हैं, देखिए पहलवान जो है सारे हमारी महिला पहलवान थी, ये अमित शाह जी से मिले थे और अमित शाह जी ने उन्हें जो भी आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि तुम काम पे लौट जाओ और हम तुम्हारे लिए पूरा से गंभीर है और ब्रजभूषण जी को जरूर उसके उस आरोपी अगर वो निकलते हैं तो उनको जरूर सजा दी जाएगी, उनको पद से मुक्त करा जाएगा। तो इसी बात को वो ध्यान में रखते हुए वो बेचारी महिला पहलवान चली गई थी अपने अपने कामों पे, लेकिन अभी वो इंतजार जब खत्म होने का नंबर सा आने लगा तो वो उन्हें फिर संशय हुआ, वो फिर उसमें आ रही है। लेकिन मुझे उन्हें इस बात पे अड़े रहना है, मैं पहलवानों के साथ हूँ और उनको अपनी बात पे अमल रह गया और ब्रजभूषण को जरूर पद मुक्त कराना है और आरोपी अगर वो सिर्फ होते हैं उनके ऊपर जांच बिठाने के बाद तो उनको भी बिल्कुल पार्टी से निकाले जाने की काम उन्हें करना चाहिए। ठीक है, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात होती ठीक है। भटनागर साहब और रतन जी के लिए, दोनों के लिए एक एक सवाल आपके वक्तव्य में से। रतन जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। साधना शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि रणनीति जो है विपक्ष की वो चुनाव के वक्त आकर बैठ जाती है। सीधे तौर पर इलेक्शन मैनेजमेंट की वो बात कर रही थी कि इलेक्शन मैनेजमेंट भले ही आपके लिए जितना मर्जी परसेप्शन बन जाए, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट के वक्त विपक्षी दल जो हैं बीजेपी के सामने फेल हो जाते हैं। ये इलेक्शन मैनेजमेंट आप कैसे संभालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 14 से लेकर 24 तक बरकरार है। देखिए आशीष भाई, हर पार्टियों का अपना अपना एक मैनेजमेंट होता है जी। कांग्रेस पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे काम कर रहा है। वो दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम जमीन पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, पावर है, सत्ता है, उस कारण वो दिख रहा है। और आपने कर्नाटक का एक उदाहरण, एक मॉडल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मैदान में उतरी थी, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, अमित शाह जी का काफिला, तो बड़े बड़े चाणक्य भी कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब परिणाम आए तो सबके जो आंखें हैं वो खुल गई, ये क्या हो गया। तो कांग्रेस पार्टी जमीन पे काम कर रही है, संगठन के लिए ग्राउंड पे काम कर रही है और जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने वो सब दिखेगा। हमारे पास सत्ता नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर रतन भाई आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं। उसका कारण है क्योंकि अभी जब कर्नाटक के नतीजे आए तो एक पॉलिटिकल एजेंसी थी जिसे कांग्रेस ने हायर किया और जानते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के पीछे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, बल्कि वो एजेंसी थी। कांग्रेस का पैसा, कांग्रेस का प्रचार, लेकिन नाम सारा उनका, क्रेडिट उनका। तो इसी को कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट क्राइसिस, मुझे लगता है। आशीष भाई, यही मैनेजमेंट है। किस प्रकार 2014 का लोकसभा चुनाव पीके साहब, प्रशांत किशोर, एजेंसी बीजेपी भी हायर करती हैं, लेकिन कभी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं सुनने को मिली होंगी। यही इलेक्शन मैनेजमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में प्रशांत किशोर की बदौलत प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के सिर पे बांध दिया गया था। तो सीधी सी बात है, अब प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, जो उनकी जो लोकप्रियता थी, यही तो आप खुद मान रहे हैं। यही तो आप खुद मान रहे हैं। आप कह रहे हैं काम किसी और का, नाम प्रधानमंत्री जी करा गए, लेकिन यहाँ तो काम भी आपका, दाम भी आपका, नाम कोई तीसरा ले जा रहा है। यही तो क्राइसिस है इलेक्शन मैनेजमेंट का। बिल्कुल कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता चाहता है और देश की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को मुक्त किया जाए उस पद से। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को घर पे बैठाया जाए, तभी इस देश के लोगों को सही मायने में न्याय मिलेगा। ठीक है। भटनागर साहब, आपके लिए साधना शर्मा जी की ओर से एक सवाल ये अहम है कि अभी पहलवानों का जब जिक्र हुआ तब आपने सीधे तौर पर यहाँ तक कह दिया कि जो बेटी अपने परिवार को, अपने पिता को कलंकित करे, ऐसी बेटी किस काम की। लेकिन साधना शर्मा जी भी एक महिला हैं। मुझे लगता है एक महिला और दूसरी महिला का दर्द, उसकी स्थिति हमसे बेहतर समझती होंगी। लेकिन आप सीधे तौर पर, कोई अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई, अभी तक कोई पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट
जारी नहीं कर दिया, तो आप कैसे एक तरफा बातें कर सकते हैं? पार्टी लाइन पे बात कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत भी तो याद रखिए। पार्टी को तो चाहिए कि स्टैंड ले, मामले में अगर कोई आरोप लगे हैं तो आप भले ही निष्कासित मत कीजिए, सस्पेंड तो कर दीजिए, निलंबित तो कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल, मैंने देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जो बेटियां हैं, दर्द उनके लिए हमारे प्रति भी है, मगर ये नहीं कि आप फांसी पे चढ़ाने के लिए अमल हो जाइए बिल्कुल भी। जब जांच एक बन गई, जांच तो कमेटी का आपने कौन सा फांसी पे चढ़ा दिया? आपने तो अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया। इतना गंभीर आरोप, इतना बड़ा धरना, इतने संगीन एक्ट। भाई उनका जो है, नहीं कहाँ सस्पेंड कर दें? उनका जो फेडरेशन के अध्यक्ष है वहां से खत्म हो चुका है, और आप कहाँ खत्म कर दें? जो मेन पार्टी में तो बने हुए हैं ना अभी। आपसे एक सवाल मैंने एक सवाल ये भी करा था, साथ में ये भी बोला था कि एक ही परिवार की क्यों है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां से और पहलवान आते, राजस्थान, कर्नाटका, हरियाणा पहलवानों की फैक्ट्री है क्या? इस देश में नहीं रहते आप? ये तो पता होगा आपको। नहीं, अभी तो यही पहलवान है क्या हरियाणा के अंदर, और नहीं है क्या? यही पहलवान है जो देश के लिए मेडल लेकर आए, यही पहलवान है जिन्होंने गोल्ड दिलवाया। आप भूल गए शायद, आप ही के यूपी के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मान दिया, यूपी में सम्मान किया था। जो जांच कमेटी बनी है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया था, भूल गए शायद आप। कहता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं जितने भी पैनल बना है जांच कमेटी का, वो भी देश की बेटियां हैं, वो भी देश के एथलेटिक है, वो भी देश के लिए नाम करा है, और इनसे 10 गुना मेडल ज्यादा लेके आए हैं। तो उन पे भी विश्वास करना चाहिए इनको, जिन्होंने वहां बेइज्जती करवाई, धक्का मुक्की कराई उनके साथ। जब एक जांच चल रही है, सब चैनलों पे बैठ के, दिल्ली पुलिस ने जो किया और एक मैं थोड़ा सा सर में, दिल्ली पुलिस ने क्या गलत किया कानून व्यवस्था के लिए, बताइए आप। जब आपको पता है कि एक पार्लियामेंट का उद्घाटन चल रहा है, आपको कानून तोड़ना चाहिए? पूरा वीडियो सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं, एक कार्यक्रम चल, आप क्यों गए वहां पे? किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा? ये रतन तिवारी कह रहे थे कि पैसे वाली पार्टी है, कुछ करते। अरे भैया, आपकी सोनिया जी इस पूरे विश्व की 5वें नंबर की लेडी है, धनवान की बात करिए। जो 5,000 करोड़ रुपए जो गांधी परिवार ने कमन कर रखा है, सुन लीजिए, वो कहाँ है? एक चीज और, आज अग्रवाल साहब बता रहा हूँ मैं, इस दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के सबसे जो क्रीम एरिया है, कनॉट प्लेस एरिया, 80% कांग्रेसियों ने किराए पे सरकारी उनको दे रखा है, संस्थानों को दे रखा है। 70% कनॉट प्लेस कांग्रेसी नेताओं के पास है, जिनका किराया खा रहे हैं लाखों अरबों रुपए। यहाँ कह रहे हैं कि अरे हम तो उस गरीबी से यहाँ तक पहुंचे जहाँ कभी उम्मीद भी नहीं थी हमें। चने खा के, खील चने खा के, पैदल चल के, चप्पल भी टूट रस्सी से बांध कर इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने खड़ा करा यहाँ तक। तो इन चीजों को मत बोलिए। जवाहरलाल नेहरू जी के सबने कपड़े देखे हैं। बच्चियों पे बात करिए, क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं भटनागर जी? डरो मत, बताओ, बच्चियों पे बताओ, बच्चियों पे बात करो। पहली चीज, ठीक है, वक्त का अभाव है मेरे पास, वक्त का अभाव है। भटनागर साहब रुक जाइए, मेरे पास वक्त का अभाव है। रतन जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा जल्दी से आपका। देखिए आशीष भाई, जिस प्रकार आपने यह मुद्दा आपने दिखाया, बहुत ही अच्छा मुद्दा था, लेकिन पूरा विपक्ष एक हो रहा है, क्योंकि 2019 में 60% विपक्ष को वोट मिले थे। विपक्ष लामबंद होगा, एक होगा, भारतीय जनता पार्टी को हटा देगा। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इधर उधर की बात की, मुद्दे से हटके बात की, वो देश ने देखा। लेकिन इनकी बौखलाहट, इनकी ये जो तकलीफ है वो दिख रही है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का रथ रुकेगा, सत्ता से बेदखल करने का काम इस देश की जनता करेगी, यह तय है, तय है, तय है। ठीक है, भटनागर साहब आपका फाइनल कमेंट। आदरणीय अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी का रथ रुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का रथ है जिसमें मोदी जी सवार है, मगर पूरे विपक्ष ने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को टारगेट कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। मगर ये भूल गए कि एक कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक वो नरेंद्र मोदी है, और जितना आज और कांग्रेस को और विपक्ष को कब्र में धांस देगा। दृढ़ संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ले लिया है। 2024 का इंतजार है, जब बिगुल बजेगा हम रण में तैयार हैं। ठीक है, साधना शर्मा जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जैसी सिचुएशन चल रही है, अभी तो मुझे उम्मीद नहीं कि मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी इस बार तो आएंगे, अब आगे की तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार तो पक्का बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ऐसा क्योंकि मैं जनता के बीच जाती रहती हूँ और मैं अक्सर पूछती हूँ ये बातें कि बताइए क्या इस बार बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, तो सब लोग कहते हैं कि इस बार तो जरूर आएंगे मोदी। ये उम्र का जो सिस्टम कानून बना था आशीष भाई, ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लागू नहीं होगा? जरा ये सवाल मेरा था जी। हेलो, जो उम्र का कानून बना था वो कानून क्या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लागू है कि नहीं है, ये सवाल था मेरा। देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है, उम्र का कानून चाहे कोई भी हो, लेकिन वो नहीं तो और लोग आडवाणी के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर लागू रहेगा, क्या मोदी जी के ऊपर नहीं रहेगा? अरे उनके अभी वो वाला कानून लागू कहाँ हुआ है? तो आडवाणी का लागू, वो तो अपने आप ही हट गए थे मुरली मनोहर जोशी आडवाणी। नहीं, ये पूरा देश जानता है। वक्त का अभाव है, मुझे चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।